अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज ब्राइट ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे मेहमान हैं मज़हर मुनीर, जो कि एक रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं और मज़हर मुनीर आर्किटेक्ट्स के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी हैं। कैसे हैं मज़हर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टुडे। शुक्रिया वेलकम। आपका कि आपने हमें आज बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला और दिया। तो आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप मज़हर मुनीर कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स या व्यूअर्स या यंग आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये तो पता है कि जी मज़हर मुनीर एक आर्किटेक्ट हैं और माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है, लेकिन नोबडी नोज़ यू दैट वे। तो आज हम चाहते हैं कि इन सबको पता लगे कि मज़हर मुनीर असल में हैं कौन और करते क्या हैं। एक्चुअली हमारी जो रेजिडेंस है वो मुगलपुरा से है और वहीं से मेरी स्कूलिंग है। उसके बाद मेनली ये है कि हमारा क्योंकि फैमिली बिज़नेस ही कंस्ट्रक्शन है, वाले साहब भी यही करते थे, तो उसके साथ घर में शौक़ पैदा हुआ। इवन मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था तो मुझे याद है उनके अब्बू के ऑफिस में, तो मुझे ड्राफ्टिंग और चीज़ें वो ऑलमोस्ट 60 to 80% चीज़ें मुझे सब करनी आती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स आया करते थे, वो लर्न कर रहे थे, हम बैठे बैठे सीख गए। तो वो एक बड़ा एडवांटेज होता है आपको अपने फैमिली से अगर चीज़ें मिलें। तो इस तरीके से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हम यहाँ तक पहुँचे। स्कूल कॉलेज में साथ साथ चलता रहा बीच में? ऑफ कोर्स एजुकेशन भी साथ चलती रही और फिर साथ साथ ये चीज़ें भी चलती रहीं। तो अब्बू ने फिर एक ज़माने में उन्होंने ऑफिस या कंस्ट्रक्शन का काम कम हो गया, तो फिर उसको मैंने टेक ओवर करके प्रॉपर कंपनी को उस तरीके से रन किया। तो कैसे इस फील्ड में कब पता लगा कि यार ये मैं ये कर सकता हूँ, ये फीलिंग कब आई? ये फीलिंग आई, मैं पहले तो जॉब कर रहा था, एक आर्किटेक्ट हैं राशिद खान साहब, उनके पास। तो उनके पास कुछ काम कम हो गया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपना बिज़नेस करो। तो शुरू में मैंने सोचा भाई हमें तो यहाँ कोई जानता नहीं है, हमें कौन काम देगा। तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा ऑफिस यूज़ करें और आपको एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सेल्फ मेड हैं, ज़ीरो से यहाँ पे आए हुए हैं। तो बड़ा शुरू में बिज़नेस करते हुए एक झिझक होती है ना। तो मेनली मेरी लाइफ में जो मेन रोल है वो राशिद खान साहब का है। उन्होंने हमें पुश किया और बिज़नेस करने में इनकरेज किया, सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल से अगर मैं लाइफ में किसी को अपना मेंटोर या इसको देखूं, उस्ताद तो खान साहब हैं। उस्ताद गए तो वो राशिद खान साहब हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली, सिलसिला शुरू हो गया, ये जो 400-500 घर एक वक्त में करना, ये कोई आसान काम नहीं है। मैनेज कैसे करते हैं इन सबको? एक वक्त में हम लोग कर रहे थे। देखें, सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी टीम के ऊपर। टीम स्ट्रांग है तो आप प्रोजेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। जब टीम थोड़ी वीक हो जाती है तो फिर आप इतने प्रोजेक्ट अफोर्स नहीं कर सकते। तो एक ज़माने में हमारे पास बहुत अच्छी टीम थी, हमने सब ने मिल के बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे कोलीग्स मेरे मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो टीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टीम है आप 1000 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, टीम नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। तो इतना बिजी होने के बाद फैमिली लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? भाभी हमारी वो गुस्से में रहती हैं हर वक्त, वो इस चीज़ों के वजह? फैमिली ऑफ कोर्स सफ़र करती है, लेकिन मैंने लास्ट 15 साल, तकरीबन 20 साल हो गए मेरे ख्याल से करते हुए प्रैक्टिस। तो अब आके थोड़ा फैमिली को टाइम ज़्यादा देना शुरू किया है, क्योंकि आइडिया हुआ है कि टाइम काफ़ी गुजार लिया है ना। तो अब जब आप एक एज में आते हो तो आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम होना शुरू हो गया है। तो फिर आप देखते हो कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों से निकल के फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, वाइफ को, पेरेंट्स को, दोस्तों को इवन। तो सम टाइम बिज़नेस में आप सब चीज़ें पीछे छोड़ जाते हो। तो ये ऑलरेडी जो भी बंदा सक्सेसफुल होता है उनका सबका यही मसला होता है, वो बिज़ी बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाते हैं। जब होश आती है टाइम गुजरा तो होता है, गुजर गया होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इसको पकड़ लिया जाए, थोड़ा कंट्रोल कर लें। और फैमिली के बारे में बताया कि माशाल्लाह हाउ मेनी किड्स यू हैव, और बच्चे? मेरी माशाल्लाह 6 बेटियाँ और बड़ा मुझे उनसे बड़ा प्यार है। और बेटियाँ आपको पता है वैसे प्यारी होती हैं बड़ी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई सीन है बच्चों को भी इस फील्ड में लाने का, बेटियों को भी? बेटियाँ उनको ओपन मैंने छोड़ा हुआ है कि वो करना चाहें। 2 का इंटरेस्ट है इसमें, आर्किटेक्चर में, और उनका वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका वो आर्किटेक्चर या आर्ट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर आपका दिल है तो आप आओ, अगर दिल नहीं है तो फिर जैसे आपका मूड है। बस इतनी बिजी लाइफ है, सुबह ऑफिस जाना और आना, जैसे आप कह रहे हैं कि अब कुछ टाइम निकला है,
फैमिली के साथ गुजारने का। फैमिली के अलावा अपना वक्त और कैसे गुजारते? कोई हॉबीज़ हैं, कोई स्पोर्ट्स है कि कुछ नहीं है? स्पोर्ट्स ना होने के बराबर हो गई है। अभी दोस्त हैं, उनके साथ मिलना जुलना, डिनर, गपशप, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है। करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पा रहा। अभी दोस्तों और फैमिली के लिए टाइम निकाला, यही बड़ी बात है। फिर इसके बाद कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए भी। तो अब तो भाभी बहुत खुश होंगी। हाँ, खुश है, लेकिन वो ये होता है कि फिर आदत पड़ जाती है ना, फिर आप ज़रा सा बाहर निकलो तो कहते किधर जा रहे हो। अच्छा, ये बताएं कि कोई काम के अलावा कोई हॉबीज़ ऐसी हों, जैसे कुकिंग का शौक़ है या कुछ पेंटिंग का शौक़ है, बीइंग एन आर्टिस्ट या बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो क्या शौक़ है इस तरह के? मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है। ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ दुनिया के देखे हैं। स्टिल मुझे ट्रैवलिंग पसंद है कि लाइक टर्की मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी हैं। मतलब बहुत, मुझे टर्की में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप पूरी दुनिया में बात करें ना, टर्की है और फिर मक्का मदीना तो ऑफ कोर्स हमारा है ही है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा तो वही है। उसके बाद अगर मुझे सबसे फिर अच्छी जगह अगर घूमने के लिए आ सके तो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा है। वो आई लव कि अगर वहाँ आप रह सकें तो कमाल जगह। नहीं तो आपको वहाँ पे एक 10 मरले का प्लॉट ले देते हैं, वहाँ पे वो घर कुछ भी बना लें, वो भी नहीं, वहाँ प्लॉट से ज़्यादा तो खैर मुश्किल है, बहरहाल, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। जगह बहुत अच्छी है। आई वाज जस्ट किडिंग इन दैट पार्ट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घर की लाइफ और कारोबार की लाइफ में कितना कोई तसादुन है इन दोनों में आपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वाइफ मेरी बहुत उसने सपोर्ट किया है। और हमेशा जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली घर से उनको सपोर्ट होती है। तो वो फिर ना, क्योंकि हमारे बिज़नेस में आपको पता है ना दिन है ना रात है, फिर तो जब तक घर से सपोर्ट नहीं होगी आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। नहीं तो हर वक्त आपको एक टेंशन ही बढ़ी देगी आपको। अच्छा, एक वर्ड में कहूँ मज़हर मुनीर आर्किटेक्ट, तो मज़हर मुनीर एक कैसा आर्किटेक्ट है? उसकी लाइन क्या है? इज़ इनटू मॉडर्न आर्किटेक्चर, इज़ इनटू मिक्स फ्यूजन आर्किटेक्चर, क्या चीज़ है उसकी? मुझे ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर पसंद है। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि वो लो मेंटेनेंस है। मुझे लगता है क्लासिकल में थोड़ा हाई मेंटेनेंस है। ऑफ कोर्स वो एक बहुत, क्योंकि आजकल बहुत क्लासिकल घर बन रहे हैं, बल्कि अब 2 कनाल से लेके 4 कनाल से अब तो 5 मरला घर भी मैं क्लासिकल लाइन में देख रहा हूँ बना हुआ चीज़ों में। यू नो, मॉडर्न में ये है कि दोनों सेगमेंट्स में ही मार्केट में जो काम हुआ है वो ओवरडू हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमलिस्टिक रख के हम चीज़ों को लेके चलें उतना ज़्यादा बेहतर है। एक व्यूअर्स के लिए एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि घर अगर किसी ने बनाना है तो उसके लिए क्या एडवाइजेस हैं जो एक एज एन आर्किटेक्ट आप उसको करेंगे? अगर उन्होंने घर बनाना है तो आर्किटेक्ट पहले ऑफ कोर्स जो भी उनको अपना थीम पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आर्किटेक्ट को सेलेक्ट करें। सम टाइम ये होता है हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं क्लासिकल घर कर दें, तो मोस्टली कहते हैं मैं तो, आज भी एक मेरी मीटिंग तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ना, आप मॉडर्न अगर कराना है तो मैं कर सकता हूँ। तो वो हर एक आर्किटेक्ट का एक अपना स्टाइल है, उसके अंदर क्लाइंट को देखना चाहिए कि उसको काम किसका अपील कर रहा है, उसके पास जाए, उससे काम कराए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बेहतर। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की एक माइंड सेट है कि अगर हमने एक आर्किटेक्ट हायर किए तो उससे हम कुछ भी करवा लें। आई थिंक विच इज़ वेरी रॉन्ग। नहीं, वो नहीं हो सकता। जैसे मैं क्लासिकल कर ही नहीं सकता ना। अभी मैं आज भी जैसे मीटिंग हुई तो मैंने उसको यही कहा कि अगर हमारी कंपनी 100 प्रोजेक्ट कर रही है तो बड़ी मुश्किल से 2 हैं, वो भी वो लोग हैं क्लाइंट्स हमारे जिन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि कराना ही आपसे। और 98 प्रोजेक्ट्स अगर मॉडर्न है तो वो फिर उसमें उसके अकॉर्डिंगली है। तो उसका मतलब है कि एक तो अगर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस लाइंस पे काम कर रहा है, तब उसको आप हायर करो उस हिसाब से। देखो, मेनली यही होता है कि मुझे लगता है कि अगर क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स का खुद नहीं आइडिया है ना, उसको चाहिए क्या, तो कोई भी बंदा उसके लिए अच्छा काम नहीं कर सकता। शायद कैसे क्लाइंट आते हैं? मतलब जैसे अभी आप रिजेक्ट करते हो क्लाइंट को, जी मैं ये काम नहीं कर सकता, हाउ डू दे रिएक्ट टू दैट व्हेन दे कम टू मज़हर मुनीर आर्किटेक्ट्स? देखिए, प्रॉब्लम वहाँ आना शुरू होती है हमारे प्रोफेशन में जहाँ क्लाइंट क्लियर नहीं होता अपनी रिक्वायरमेंट्स में। वो पहले किसी और तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके आता है, बाद में फिर उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, हम मैनेज करते रहते हैं, लेकिन सम टाइम उसमें फिर इश्यूज आ जाते हैं। एनी इंसिडेंट विद द क्लाइंट जिसको आपने कहा हो कि जी बस मैंने नहीं करना, ये मैं नहीं कर सकता?
नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। सम टाइम उसमें हम जब क्लाइंट आते हैं शुरू में तो उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर तो फिर हमें काम करने दें। आपने ड्राइविंग सीट पे हमें बिठाया है तो फिर उसको ड्राइव करने देना। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, तो फिर इसलिए। लेकिन जो भी क्लाइंट मेरे अपने कैरियर में जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमें काम करने का मौका दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और मेरे ख्याल से काम भी उससे बेहतर ही होता है, हम उस पर और ज़्यादा जान लगा रहे होते हैं ना। और सम टाइम जब क्लाइंट खुद बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा बताएं कैसे इसको मैनेज कर, तो उसमें फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। शायद उस क्लाइंट के लिए अच्छे होते हों, लेकिन एज डिज़ाइनर हम जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो अपनी नज़र से देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार नहीं, इसमें कमियां रह गई हैं क्योंकि क्लाइंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा थी। अच्छा, बहुत सारे यंग आर्किटेक्ट्स और काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट्स भी दे फॉलो यू, मज़हर मुनीर को फॉलो भी करते हैं और जो मज़हर मुनीर की लाइन्स हैं उनको अडाप्ट भी करते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छे बताओ डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज बड़ी जल्दी कॉपीज़ हो रही होती हैं लोगों से? एवरी ईयर अपग्रेडेशन आ रही है, अब तो बहुत फास्ट हो गया है कंपटीशन, नई जनरेशन भी काम कर रही है, हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, तो एवरी ईयर डिज़ाइंस में चेंज आ रहे हैं। इवन बल्कि सम टाइम ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, हम कहते हैं इस साल का ये बेस्ट प्रोजेक्ट है ना, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, बट अगले साल फिर ये होता है आप नई चीज़ें कर रहे होते हो। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अगर चीज़ें रुक जाएँ तो फिर सारा सिस्टम ही रुक जाएगा, तो अल्लाह चला रहा है। क्योंकि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि वही पत्थर, वही लकड़ी, वही मटेरियल हैं, लेकिन उनको लगाने के और संवारने के तरीके हर दौर में चेंज होते रहे हैं। एक्चुअली आजकल तो मटेरियल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा है, वुड का मार्बल के साथ मिक्सचर है, और प्रोडक्ट्स तो वही हैं, उनका यूजेज हर दिन चेंज हो रहा है। पूरी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में उसमें बहुत R&D होती है। हम लोग तो ज़्यादा इंस्पिरेशन से काम चलाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसमें बहुत काम होता है जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं हम सब लोग। अच्छा, रंगों की दुनिया में थोड़ा सा आते हैं कि जब जैसे आपने कहा मॉडर्न लाइन्स में आप काम करते हैं तो एक पैलेट होता है, हर आर्किटेक्ट का एक पैलेट है, आपका भी एक पैलेट होगा। तो पैलेट को यूज़ करना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो व्हाट इज़ योर पैलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मुझे जो कलर्स पसंद हैं, ग्रे मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट कलर है। इवन मोस्टली मेरे जो एक्सटीरियर हैं वो ग्रे फिनिश के अंदर ज़्यादा हैं। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो ब्लू कलर, और दूसरा एक और चीज़ खैर है कि हर एक जगह के लिए एक अलग कलर है। सपोज़ एक्सटीरियर है तो उसमें मेरे पास काफ़ी रेंज है, एक्सटीरियर में ज़्यादा अगर ग्रे है, इंटीरियर में आपके पास काफ़ी गुंजाइश होती है कि आप चीज़ों को तो वेरी कर रहा होता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसके अंदर, बट योर फेवरेट कलर इज़ ग्रे एक्चुअली। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह हम कलर्स जब आप करते हैं घर को, तो हाउ डू यू स्टार्ट दैट थेरेपी? मतलब घर आपने डिज़ाइन कर लिया, कलर्स पहले सोचे होते हैं या जब डिज़ाइन कर उसके थ्रू एक फ़िलासफ़ी बनाई होती है कलर्स की, क्या करते हैं? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आप पहले से भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप अपनी साइट को विज़िट करते हैं, उसके इन्वायरमेंट में जब एक घर के आते हैं, उसको फील करते हैं, तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन के अंदर होती हैं एट साइड चेंज आ गई होती हैं। लाइट आपकी किस जगह से कितनी आ रही है, किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप अगर खाली, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, साइट्स विज़िट ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट एक बेबी की तरह होता है, इसको टेक केयर करना पड़ता है, इसको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके वो एक अच्छे रिजल्ट्स डेवलप होते हैं। अदरवाइज़ फिर खैर हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मेनली हमारा कंस्ट्रक्शन फैमिली बिजनेस है, तो मुझे कंस्ट्रक्शन से बड़ा प्यार है। आर्किटेक्चर से भी है, लेकिन मैं साइट्स पे ना, मेरे लिए टेम्परेचर मायने रखता है कि टेम्परेचर बाहर कितना है, मुझे कंस्ट्रक्शन से प्यार। सो यू टेक एवरी प्रोजेक्ट एज योर बेबी एंड देन यू डू इट अप। लाइट का कितना कमाल है एक घर के अंदर? लाइट मेरे ख्याल से जी, लाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। लाइट ही असल सारे रंग निकालती है आपके, जो भी आपने चीज़ें यूज़ की होती हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ क्लाइंट्स जो हैं वो लाइट परचेज़ करते हुए बड़ी इकनॉमिकल लाइट की तरफ चले जाते हैं, उसके लुमेंस पूरे नहीं हैं, उसके बाद उसकी हीट टेम्परेचर ठीक नहीं है, सो घर ख़राब हो जाता है। लाइट का मेरे ख्याल से रोल बहुत बड़ा रोल है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्वालिटी में भी और उसके एलिमेंट्स में भी, और ऑल ओवर लाइट के ऊपर कंप्लीट लाइट जो एक है, जो पूरा आपको जो चीज़ दे रही है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, रंगों का क्या कहेंगे आपके? कलर्स कितने इंपॉर्टेंट है
एक प्रोजेक्ट के लिए? कलर्स तो बेसिकली लाइफ है ही कलरफुल। अगर लाइफ में कलर ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो कलर होने चाहिए मेरे होने बिल्कुल ओके। होने चाहिए। कितना अर्सा हो गया मज़र आपको ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन मैंने 93 में एक ऑफ़िस ज्वाइन किया था शुरू में स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद 96 में मैं राशिद खान साहब के पास एज एम्प्लॉय काम किया, और तकरीबन 2000 में फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया, तो मैं लास्ट कोई तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं। 20-21 साल से मैं अपना कितने बिजनेस घर कर चुके हैं अब तक? मेरे ख्याल से 2000 से प्लस होंगे, आई थिंक सो। 2000 घर अब तक हाँ, कर चुके हैं आप? से प्लस ही होंगे। प्लस ही होंगे, Tentative. विच इज़ अ बिग अचीवमेंट आई थिंक। बिकॉज पिछले कुछ सालों में हम 400 हाउसेज पर ईयर कर रहे थे। अभी हम कोई तकरीबन 100-150 घर कर रहे होते हैं, तो वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। तो अभी हमने क्वालिटी या टीम जब कम हुई है तो हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बहरहाल कोशिश करते हैं कि 100 प्लस ना आ जाएँ तो बेहतर है। अच्छा, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर जो आपको पर्सनली पसंद हो? जिस तरह इफ़ यू आस्क मी एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, आई लव टू डिज़ाइन अ वॉशरूम, ठीक है जी, यहाँ किचन को कह लें। सो व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन? देखिए, हमारी एक्सपर्टीज़ और हमने मार्केट में जो काम किया है उसमें भी बहरहाल बाथरूम्स का बहुत बड़ा रोल है। और फिर हमने जब शुरू में घरों के अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोर्टयार्ड बनाने शुरू किए, तो कुछ दोस्त हमारे कहते थे कि यार ये बाहर से घर जो है कमर्शियल लुक हो रही है, क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप आज अगर देखें तो हर घर में फर्स्ट फ्लोर में जो एक्सटर्नल टेरेस था वो इंटरनल कोर्टयार्ड में कन्वर्ट हो गया है। बिकॉज उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। आपको डे लाइट बहुत अच्छी मिलती है, आपकी प्राइवेसी बड़ी मैनेज हो जाती है। वो भी इस तरह हो, जब हम प्रोजेक्ट्स यहाँ कर रहे थे डीएचए में, कभी भी हमें टेरेसेस पे बाहर लोग बैठे नज़र नहीं आए। बेकार टेरेस एक्सपोज्ड और धूप पड़ रही है साथ में। तो फिर जब से इंटरनल टेरेस का कॉन्सेप्ट आया तो मेरे ख्याल कोई भी ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है जो अब उसको फॉलो नहीं कर रहा। सब उसको फॉलो सब अब तो, बल्कि हर घर में टेरेस, आपका बहुत कम घर हैं जिनमें टेरेस नहीं है। आपका बाहर फ्रंट पे लोगों ने रखा है, अदरवाइज इंटरनल टेरेस ही है। अच्छा मज़र, आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारी मटेरियल्स इनकॉर्पोरेट हैं, बहुत सारे लोग इसके साथ चल रहे होते हैं, बहुत सारी लेबर के साथ चल रही होती है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चल रही है जिसमें लोकल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आप ऐड प्लस माइनस कर रहे हो। कितना रोल है लोकल इंडस्ट्री का? जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री में पेंट है और अब तो टाइलें भी हैं और हार्डवेयर भी अब कुछ बन रहा है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, लोकल इंडस्ट्री ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पिछले कुछ सालों में, काफ़ी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की है। लेकिन मेनली यही है कि उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आएंगी, उतना हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो उसके लिहाज से अगर ये लोग करें, उसको री इन्वेस्ट करें। अनफॉर्चुनेटली लोग प्रॉफिट निकालते हैं और जगहों पे स्पेंडिंग कर देते हैं। आपको तो पता है, हम तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम देखते हैं जो बंदा पैसे बनाता है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, इधर प्लॉट ले लें, इधर कर लें। उनका वो ज़्यादा उस तरफ नहीं होता कि उसमें फ़र्दर री इन्वेस्ट करें, नई चीज़ें लेके आएँ। तो उसके लिए री इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कितनी सपोर्ट है लोकल इंडस्ट्री से आपको प्रोजेक्ट्स में? प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कुछ सेगमेंट्स में है, लाइक पेंट है, उसमें हमें ब्राइटो ने अच्छे पेंट देने शुरू कर दिए हैं, जो हम ऑलरेडी इटालियन ब्रांड्स पहले यूज़ कर रहे थे, मोरलेस सेम है। और अभी रिसेंटली मैंने घर किया भी है, तो उसमें बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आई लाइक इट। और जो टाइल इंडस्ट्री हमारी है, टाइल इंडस्ट्री में भी देखें, ये एक पूरी दुनिया इस प्रोसेस से गुजर के आई है। अभी क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट ले रहा है तो उसमें चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो ज़्यादातर चाइनीज़ प्लांट ले आते हैं, या उनके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो यूरोपियन मशीनें लगा सकें या उस लेवल की प्रोडक्ट्स बना सकें। तो बहरहाल हमने स्टार्ट कर दिया हमारे मुल्क ने, और आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा मज़र, ये बताएं मुझे कि बहुत सारे यंग अपकमिंग आर्किटेक्ट्स जो काम कर भी रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे वक्तों में आपने बहुत मार खाई है, और मार खा के एक प्रोसेस से निकल के आप 20-25 साल में यहाँ पे पहुँचे हैं। बट जो यंग जनरेशन अब आ रही है उसके लिए ये पिंटरेस्ट और इंटरनेट ने बहुत आसानी कर दी टू गेट फैसिनेट और टू कॉपी थिंग्स। बट हमारे वक्तों में ना ये पिंटरेस्ट थे और हम ना ऐसे की चीज़ें थी। तो व्हाट आर द टिप्स यू वांट टू एडवाइस टू द यंग अपकमिंग आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स
कि वो उस प्रोसेस से गुजरें ताकि वो उस पोजीशन पे आएँ, ताकि काम की जो क्वालिटी है वो ख़राब कम से कम उसमें ना हो? देखें, इसमें पिंटरेस्ट के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं कि लोगों की क्रिएटिविटी जो है वो बुरी तरह ख़राब हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब गूगल यूज़ करते हैं मैप, तो आपको कभी भी रास्ते याद नहीं होते। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ पे, तो फिर आपका अपना ब्रेन काम करना आहिस्ता आहिस्ता और स्लो हो जाता है ना। तो अगर ज़्यादातर लोग सारे अभी तो बहुत खुश हैं कि आपको एक डाटा मिल गया, आपने कॉपी किया और उसकी वाह वाह हो गई, लेकिन अल्टीमेटली आपने अपने अंदर का जो आर्टिस्ट था उसको किसी और काम पे लगा दिया। तो मेरे ख्याल से ये अगेन वही बात है कि आप शॉर्टकट पे गए हुए हैं। अपनी मेहनत करें, इंस्पिरेशन के लिए चीज़ें ज़रूर देखें, और उसको डीटो कॉपी करना तो बहुत ही बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत करनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली नए बच्चों में ये काफ़ी मसला है, और उनको देखना पड़ेगा कि हमें, अगर मज़हर मुनीर यहाँ तक पहुँचा है तो वो 20 साल लगा के यहाँ तक पहुँचा है। तो जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा मज़हर, मेरे कैरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं, बड़े अजीब व गरीब से सवाल करते हैं, आपसे भी यकीनन करते होंगे कि जगह इतनी सी होती है और ख्वाहिशात उसमें इतनी होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको एजुकेट करना, बताना कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ये इश्यू है। तो आपके साथ ऐसा कुछ? ये तो रूटीन की बात अब हो गई है कि लोग आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स या ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। बहरहाल फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि उसको पूरा करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को। सम टाइम लोग आ जाते हैं कि उनका प्लॉट साइज़ सपोज़ 10 मरला है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स 2 केनाल वाली होती हैं। फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ ये मसले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि हमारा जो यहाँ डिज़ाइन कल्चर है उसमें हमारे साइज़ बहुत बड़े हैं। मैं सपोज़ अभी दुबई में भी मेरी कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ पे हमने जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई हिल्स में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2 केनाल का प्लॉट है। उन्होंने जो बायलॉज दिए हैं वो 6 मीटर 4 साइड आपने ओपन छोड़ना है। तो जो बिल्टअप एरिया आया ग्राउंड फ्लोर का वो 3300 स्क्वायर फीट है। हमारे 1 केनाल के घर में उसमें जो कवर्ड एरिया है वो 2800 स्क्वायर फीट तक गया होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अनबैलेंस हैं हमारे यहाँ। हमें इको फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट हाउस बनाने चाहिए जो कॉम्पैक्ट साइज़ हो। एनर्जी अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, फ्यूचर में भी बहुत एक्सपेंसिव होगी। और आप जितने भी नेचुरल वसाइल का ज़्या कर रहे हैं हम घर बना के, लाइक वाटर के लिहाज से आप देखें कि पानी की शॉर्टेज होती जा रही है और हम लोग पानी बेतहाशा ज़ाया कर रहे हैं। इसी तरह एनर्जी के भी बेतहाशा ज़ाया कर रहे हैं, इवन आप सोलर से भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने साइज़ को कॉम्पैक्ट करें, विंडोज़ बड़ी करें, और आप ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, और अपने अलावा भी किसी को रहने के लिए उस प्लॉट में जगह दें, परिंदों को दें, दरख्तों को दें। तो इंसान ने, बहरहाल हमने ये समझा है कि शायद ये प्लॉट अगर हमें मिला तो ये हमारे कब्जा कर लो और बना दो, सब कुछ बना दो। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे आर्किटेक्चर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और उन सब के बायलॉज डिफरेंट हैं, डिफरेंट सोसाइटी, टीचे को अपने बायलॉज हैं, एलडी के अपने बायलॉज हैं। और कभी कभार क्लाइंट्स आते हैं तो आपसे ऐसी ख्वाहिशात करते हैं कि उनको बायलॉज का नहीं पता होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते। राइट। तो वो भी मेरे ख्याल से एक बड़ा इशू आता है घर डिज़ाइन करते हुए। यहाँ वो भी आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि डीएचए में काफ़ी स्ट्रिक्ट बायलॉज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरे बायलॉज हैं वो बहरिया के हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग बेसमेंट, और ये बात मैं शायद इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर कोई सुनने वाला सुने तो उसको ख्याल होना चाहिए कि इनको बेहतर करें चीज़ों को। बिकॉज़ अभी एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया है तो उसमें बेसमेंट में वो कह रहे हैं जी 10 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी ना। अगर आपके बीम ड्रॉप हो जाते हैं तो उसमें सीलिंग करके गुंजाइश जो है वो 9 फीट पे आ जाते हैं। तो 9 फीट में अगर आप अपना फ़ैन लगाएंगे तो वो तकरीबन बिल्कुल हाथ के साथ आपका आ जाता है। तो कुछ एरियाज़ में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं स्पेसिफिकली, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ चीज़ों को, या उनको आइडिया नहीं है। उससे क्लाइंट बहुत सफ़र कर रहा है। एज आर्टिस्ट हम तो, अब हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं हमने वहाँ काम ही नहीं करना, फ्रीडम ही नहीं है बायलॉज की। तो अगर हमें फ्रीडम मिलती है तो हम बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अगर डीएचए भी और चीज़ें रिलैक्स करता है तो चीज़ें और सोसाइटी हमारी जो है और बेहतर हो सकती है। अच्छा, आजकल जो कॉन्सेप्ट है लाइक
पहले लाहौर यूं फैल रहा था, हम्म, अब लाहौर शायद यूं फैलना शुरू हो गया है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं। अगर देखें तो कोई 20-25 तो मैंने नोट किए कुछ दिनों में कि टावर्स खड़े होना शुरू हो गए हैं उनके। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, बीइंग एन आर्किटेक्ट, बिकॉज यू आर वेरी वेल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कि हम जो ये अब हाई राइज बिल्डिंग्स पे, अपार्टमेंट्स पे जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसा है और देखिए, लिविंग कैसी रहेगी इसके अगर अंदर? आपके कंट्री में स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो तो ऑफ कोर्स आप ग्राउंड पे रहें और 2 स्टोरी तक रहें तो घर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमारे पास चॉइस ही नहीं है, आपको वर्टिकल जाना ही जाना है। और अगर आप वर्टिकल जाते हैं तो उसमें एक फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे फेज़ 6 है, इसका कोई ब्लॉक है, इसमें 2 या 3 टावर्स बने और बाकी सारी लैंड ग्रीनरी हो, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हों। हमने ये जो अपनी अपनी मस्जिद बनाई हुई है या अपना घर है, अपना गार्डन, अपना लॉन है, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं। अगर कम्युनिटी लाइफस्टाइल की बात करें कि आप मिल के रहना इंसान ह्यूमन जो है वो सीखें और आप बाहर निकलें, पार्क्स हों, फीमेल्स की रिस्पेक्ट हो, बाकी चीज़ें हों, तो लाइफ में बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। मुझे पर्सनली वर्टिकल बिल्डिंग्स का लाइफस्टाइल ज़्यादा अपील करता है बानिस्बत कि मैं एक अपना बड़ा घर बना के सिर्फ अपने लिए लॉन बना के बैठ जाऊं। तो उससे ओवरऑल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वो देखती है एक बंदा तो मज़े में बैठा है और हम लोग हर जगह प्रॉब्लम में हैं। तो मेरे ख्याल से वर्टिकल हो, लेकिन वर्टिकल के साथ आपका जो बाकी एरिया है उसको फिर यूज़ ना किया जाए, उसको आप ग्रीनरी के लिए रखें। और अगर आपने फिर बहुत ज़्यादा टावर बना दिए तो फिर वो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में आप चले जाएंगे। तो इसका क्या सिचुएशन है हमारी इस वक्त? हमारी सिचुएशन तो सब लोग ये चाहते हैं जी मेरा घर मेरा लॉन। कोई भी ये नहीं सोचता। अगर आप देखें स्पेन हमने इकट्ठे भी ट्रैवल किया है तो वहाँ उन्होंने बिल्डिंग्स को तोड़ के पार्क्स बनाए हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है जो पार्क्स के प्लॉट रखे होते हैं वो उस पर प्लॉट बना बना देते हैं। तो वो लोग उन्होंने गलत करके सीख लिया है, हम अभी कर रहे हैं, हमारा अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम नहीं रोकेंगे, जिस तरह सिटी को आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी इन्वायरमेंट में आ गई है पिछले कुछ सालों में कि अगर आप इस रूम में भी एयर इंडेक्स देखें तो 175-80 आ रहा होगा। अब अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ एयर इंडेक्स 1 होता है या इवन माइनस होता है, इतनी क्लीन एयर होती है। तो हम जिस इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं, हमारी लाइफ जो है वो कम होती जा रही है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, इवन पेंट है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं है, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादती की है, सब लोग अपनी गाड़ियों पे चल रहे हैं। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फ्यूल पोल्यूशन है, फिर हमारी एनर्जी क्राइसिस से हमारा जनरेटर पोल्यूशन एक है। लेकिन एज मैं अगर देखूं, एज न्यूट्रल बात करूं, तो मुझे तो लगता है अगले 50 साल बाद अगर यहाँ पानी नहीं होगा, वाटर टेबल नीचे चला गया, इन्वायरमेंट को हमने ख़राब कर दिया है, तो आने वाली नस्लें यहाँ ज़िंदा कैसे रहेंगी? ये बेसिक चीज़ है। पानी आपको चाहिए, उसका हम बेतहाशा ज़या करते हैं। जैसे गाड़ियाँ आप देखें, हम वॉश कर रहे हैं, हम लोग घरों के बाहर ही अपने पूरे पोर्च धो रहे होते हैं। हाँ, पानी तो पोर्च पानी ज़ाया, मतलब हर जगह ज़ाया करें। इवन मैं जब एक बिज़नेस हम लोग कर रहे थे तो हमने वाटर एफिशिएंट जो इक्विपमेंट हैं उन पे बड़ा काम किया और टैंक्स इस तरह के वाटर एफिशिएंट लेके आए WC में। इवन जो हमारी नॉर्मल WCs थी पहले, वो वन टाइम आप उसको ड्रेन करें तो 12 लीटर पानी या 16 लीटर पानी ड्रेन हो रहा था। पीने का साफ़ पानी आप ज़ाया कर रहे थे। अभी वो 6 लीटर पे आ गई हैं, 3 लीटर पे आ गई हैं। तो जितना भी आप अपने वाटर को सेव कर सकते हैं, अपनी एयर क्वालिटी को सेव कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम उस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करें और उससे हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ छोड़ दें। लेकिन जो हालात हैं उससे लगता नहीं है कि हम उनके लिए कुछ छोड़ेंगे। अच्छा मज़र, ये बताएं, जैसे हमारे माशरे में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और जैसे आपने पोल्यूशन की बात भी की और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हमारे अभी हम घर डिज़ाइन ही नहीं करते सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ के ऊपर, ना लाइट के साथ ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, ना ग्रीन के साथ ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। तो एक अच्छा घर बनाने के लिए हमने एनर्जी कैसे सेव करनी है, उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप यूज़ के लिए? देखें, एनर्जी अगर आपको सेव करनी है तो आपको एनर्जी एफिशिएंट घर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप अपनी वॉल्स को इंसोलेशन करेंगे,
अपनी रूफ़ को इंसोलेशन करेंगे। उसके बाद आपकी जो विंडोज़ हैं वो प्रॉपर उनके ग्लास भी लोई ग्लास होने चाहिए। लो एनर्जी ग्लास तकरीबन 45% हीट रिफ्लेक्ट करता है। तो आप ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तब जाके आपके घर एनर्जी एफिशिएंट बनेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में विदाउट इंसोलेशन घर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको फॉलो किया ही नहीं गया, इसलिए हमारे घरों का जो टेम्परेचर है और वेदर के अगेंस्ट जाके हमने घर डिज़ाइन किए हैं। ना सन एनालिसिस प्रॉपर किया है, ना विंड डायरेक्शन को देखा है हमने, ना हमने इंसोलेशन की है। सो आम बंदे का जो घर रहने वाला है वो रहने के काबिल ही नहीं है। आपने देखा है मोस्टली हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर घर बने हैं उसमें फर्स्ट फ्लोर लिवेबल ही नहीं होता घर। गर्मी ही बहुत होती है। उसकी मेन रीज़न ही ये है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने थे आपने साइज़ बड़ा बनाया और उस पर ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दिया, जो उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप साइज़ और अपना बिल्टअप एरिया कम करें और वही पैसे सेव करके आप इंसोलेशन में, विंडोज़ में, रूफ़ इंसोलेशन में स्पेंड करें तो आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। आपका बिजली का बिल कम आएगा, आप सोलर भी खैर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमने कम करनी है। उसका एक ही सोल्यूशन है, एरियाज़ को कम करें, बड़े घरों को की तरफ ना जाएं, स्टैंडर्ड साइज़ पे आएँ जितने आपको एक ज़रूरत है और उस पर आप अपनी सारी स्पेसिफिकेशन अप्लाई करें तो फिर एक अच्छा एनर्जी एफिशिएंट घर बन सकता है। क्या फ्यूचर है आर्किटेक्चर का पाकिस्तान में आगे? वे यू सी इन अदर 10 ईयर्स कि आर्किटेक्चर कैसा होगा? आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान में, फर्दर और आ रही है। जब से आपका वर्टिकल बिल्डिंग्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोग, पंजाब के लोगों के लिए तो ये एक नई चीज़ है। कराची में तो बहुत देर से वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें चेंजेस तो आ रही हैं और आई होप कि ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी और फ्यूचर में पाकिस्तान को आगे जाना है तो ये वर्टिकल हमें जाना ही पड़ेगा इसके अंदर। गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रहती है हमें इन चीज़ों में? गवर्नमेंट की अनफॉर्चुनेटली जो सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबको जो प्रॉब्लम अभी राइट नाउ आ रही है, स्किल लेबर नहीं है। कोई भी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाए गए कि हम वहाँ लेबर की ट्रेनिंग हो और वो जाके एक माशरे में एक अच्छा रोल अदा कर सकें। तो राइट नाउ जो हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, स्किल नहीं है। सो जब तक या तो उसके अल्टरनेट में इक्विपमेंट आ जाएं या फिर इन लोगों को, जो हमारे लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग हो, इंस्टीट्यूट्स बने, उसमें अगर कुछ इदारे बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कारपेंटर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मेसन हैं और पेंट करने वाले लोग हैं या बाकी लोग मज़दूर है इवन, इन लोगों की बेसिक ट्रेनिंग कहीं भी नहीं है। तो वो ख़ुद साख्ता हैं, सो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर फ्यूचर में स्टेट ये काम करे कि लोगों को ट्रेन करे तो उससे मुल्क भी बहुत तरक्की करेगा, सबका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं ब्राइटो की बात करूँ तो ब्राइटो का एक इन हाउस R&D डिपार्टमेंट जहाँ पे पेंटर्स को ट्रेन किया जाता है, ताकि पेंट करना भी काम है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखें ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्केल पे अभी भी नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, क्योंकि अगर हमें आगे जाना है तो हमारे पास सपोर्टिव लोग होंगे जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे। अब डिज़ाइनर तो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है डिज़ाइन, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किसने करना है? लेबर ने, वो है ही नहीं। तो उस पर स्केल बहरहाल काफ़ी छोटा है। ओके मज़े, कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ, बचपन में सबने वालदाओं से मार भी खाई, वालिद साहब से भी खाएगी, तो व्हाट वाज योर यूथ? क्या होता था बचपन में? बचपन में मैं बहुत शरारती था, तो बल्कि एक ज़माने में, क्योंकि हम मुगलपुरा में रहते तो नहर में नहाने का बहुत शौक़ था। तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया एक दिन ना, वो बात मुझे खैर ज़िंदगी में आज तक नहीं भूली। तो उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और कपड़े उतार के मुझे गली में निकाल दिया, दफ़ा हो गया। तो फिर गली में तो रौनक लगी होगी। तो मैं आराम से एक वो नेबर्स का जो था ना, उस पर दरवाजे के पास ऐसे करके बैठ गया। खैर बाद में उन्होंने बुला लिया। फिर बाइक चलाने का बहुत शौक़ होता था, तो अब्बू से मार पड़ती थी। तो इसके साथ जब घर पे उस ज़माने, जिस ज़माने की मैं बात यूथ में, उसकी चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाइड होती थी। आजकल तो बड़ी चीज़ें अब हो गई हैं। तो पराठे भी वालदा बना के खिलाती थी, मेरा बच्चा है कहते
है ना। तो वो हेल्प आउट करते थे फैमिली के साथ कुछ चीज़ों में? हाँ, मेरी मदर आलू वाले पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, और बचपन में उन्होंने हमें अपने साथ लगाना, और उसको आलूओं को पीसने के लिए वो होता है उसको पंजाबी में तो मेरे ख्याल चट्टू बट्टा कहते हैं। हाँ, चट्टू बट्टा तो वो उसके अंदर उसको क्रश करके बॉयल आलू दे देने, और उसको क्रश करके तो वो बना के उसकी तो फिर उसको बनाना। तो बड़ा इन्जॉय किया बचपन में। बल्कि मुझे जब मैं ग्रो कर रहा था तो हमारे घर में नॉर्मली मतलब मैंने दलिया नहीं कभी खाया था ना, तो ऐसे ही एक शौक़ चढ़ा, दलिया खाना है। बाज़ार से लाया, उसको बनाया, खुद ही ट्राई की ना। तो सम टाइम आपका बचपन बहुत अच्छा रहा है मेरा, बड़ा मैंने इन्जॉय किया है। हमारे ननिहाल शादरा के थे, फिर हमने वहाँ मकबरा जहांगीर जाना, वहाँ मतलब आम के बागात हैं, जामुन के बागात हैं, दरख्तों पे चढ़ के तोड़ के खाए भी हुए। हो बहुत वो, मतलब वो आज भी जो मेमोरीज़ हैं ना मेरी अपने बचपन की, मैं समझता हूँ मैंने बड़ा ज़बरदस्त बचपन गुजारा है। स्विमिंग के लिहाज से भले वो ठीक है, हमने नहर में स्विमिंग की है, नहर में सीखी हुई है, सारा दिन स्विम किया है, और वैसे घूमने फिरने के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मैं मिस करता हूँ। बल्कि अगर चूँकि मैं भी जहाँ रहता हूँ वो घर नहर के ऊपर रिजाइड करता है, तो मैं आपकी इस बात से मुझे भी याद है कि दुआने लेने छोटे हाँ में ऐसे ही है, ते सारा दिन नहाना ते उत्थे खो के खा लेने। दैट वाज द आई थिंक दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव एट दैट टाइम। अब हमारे लिए कुछ था, ना इंटरनेट था, ना कुछ, वो अच्छी थी, वो बड़े मजेदार लाइफ एक्सरसाइज थी। बहरहाल नहर में अनफॉर्चुनेटली सबके साथ जुल्म हुआ है कि उसमें इन्होंने सीवरेज का पानी ऐड कर दिया। वो किसी ज़माने में नहीं था या कम था, लेकिन अभी तो उसको इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ख़राब किया है। बल्कि ये हमारा बड़ा अच्छा असासा था, अगर इसको अच्छा डेवलप करते, और इसको जैसे बचपन में आपने तो देखा है नहर पे ईद मिलादुल नबी पे सजाना, या 14 अगस्त पे बोट्स बना के लाइटें लगा के। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जो हमने अपने बचपन में देखी हैं, जो अब ख़त्म हो गई हैं मेरे ख्याल से, तो बड़ी ज़बरदस्त अभी भी वो है, लेकिन छोटे लोकेलिटीज़ में ही हैं वो भी। लेकिन वो इवन ईद मिलादुल नबी पे पहाड़ियाँ बनानी जी, सजाना, वो बड़ा शौक होता था, सारे खिलौने निकाल के लाने। एक शबरात का इवेंट था, फुलझड़ियाँ जलानी। हमारे इवेंट्स बहुत अच्छे थे, अनफॉर्चुनेटली नज़र ही लग गई है ना, और उसके ऊपर फर्दर काम नहीं हुआ। हम सब अपनी अपनी सोल्यूशन से निकाले कि उसके कोई बसंत का फेस्टिवल देख लें आप, वो भी ख़राब हुआ है, क्योंकि जब से डोर आई दूसरी वाली और उसके लिए स्पेसिफिक जोन नहीं बने तो लोगों की जानें गई हैं। तो खैर हमने तो छोड़ दिया, हमने कहा नहीं ये हमारे बस से बाहर है। ओके, जिससे भी किसी को नुकसान होता है मेरे ख्याल से वो काम नहीं करना चाहिए। अच्छा मदर, एक पर्सनल सा क्वेश्चन है छोटा सा। जी बताएं। कि मेरी जब घर वालों ने देखा कि बच्चे ने कमाई शुरू कर दी है, तो उन्होंने मेरा ठग करके ब्याह करता, दे मेड मी नहीं कमाई, या ये देखा कि बच्चा शरारती हो गया है कमाई देखी सही है। तो व्हाट हैपेंड टू यू, हाउ डिड इट हैपन? काम चूँकि आपने शुरू से घर से में ये सिलसिला था सारा, तो कमाई के बाद घर वालों ने कहा जी दा ब्याह कर दो, कि इट वाज नॉर्मल? मेरी तो शरारतों की वजह से उन्होंने मेरी 18 साल की उम्र में पहली एंगेजमेंट कर दी थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कामयाब हुई। तो फिर मेरी 25 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन अरेंज मैरिज थी। मैंने कोशिश बहुत की कि लव हो जाए, लेकिन वो पेरेंट्स नहीं मानते थे। फिर मैंने भी हथियार डाल दिए, मैंने कहा जो पेरेंट्स कहते वही कर, और हथियार डाल ही दिए फिर आपने? फिर डाल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि उसमें माँ बाप की दुआएं आपके साथ शामिल होती हैं, और उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। शायद ज़िंदगी में इंसान अपने लिए जो फ़ैसले करता है उसको उस टाइम पे समझ नहीं होती, तो अगर आप बड़ों के साथ लेके चलें और उसके साथ करें तो मेरे ख्याल बहुत बरकत भी रहती है और खैर भी रहती है बड़ों से। बिल्कुल मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी तो बेगम जब कुछ मसला करती है तो मैं चुप कर कहता हूँ, अम्मी आप लेके आई थी तो आप ही भुगते हो, मेरा तो कसूर नहीं है। एडवांटेज हो जाता है। मदर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने बड़ा एक कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू ब्राइटो, और आपका भी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस ऑन टुनाइट्स एपिसोड, और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फील लाइक कि आपने द ग्रैंड एक्सटेंशन ऑफ मस्जिद नबी के अंदर भी काम किया हुआ है। अगरचे बेसिक डिज़ाइन जो था वो एक इजिप्शियन आर्किटेक्ट का था, लेकिन उसकी फिर फर्दर हमने डिटेलिंग और सुपरविजन सारी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब हो गया।
लोग आम तौर पे महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फर्श जो है बड़े गर्म हो जाते हैं। तो वहाँ एक ख़ास पत्थर लगा हुआ है जो सफ़ेद कलर का है, और लोग ये समझते हैं कि उसके नीचे शायद वो वाटर चैनल्स लगी हुई हैं।